नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग संपन्न हो गई है। शाम के 6 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया थम गई। हालांकि जिन वोटिंग सेंटर्स पर लोग लाइन में लगे थे उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल्स आ रहे हैं और उनमें भाजपा को बहुमत दिखाई दे रहा है। अगर हम इन एग्जिट पोल्स की बात करें तो बता दें आपको, पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 49 सीटों का अनुमान जताया गया है। तो बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं तमाम एग्जिट पोल। पी मार्क के एग्जिट पोल में 39 से 49 सीटों का अनुमान है, जबकि जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 45 सीटों का अनुमान बताया गया है। इसके साथ ही मैट्राइज एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा को 35 से 40 सीट और आप को 32 से 37 सीट बताई गई हैं। और चाणक्य एग्जिट पोल बीजेपी को 39 से 44 सीट और आपको 25 से 28 सीट बता रहा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, भाजपा को बहुमत में बता रहे हैं तमाम एग्जिट पोल। पीमा के एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 49 सीटों का अनुमान है। और इसके साथ ही अगर अन्य एग्जिट पोल्स की बात करें तो जेवीसी 39 से 45 सीटें बीजेपी को दे रहा है। और अगर हम बात करें तमाम एग्जिट पोल्स की, मैट्राइज एग्जिट पोल भाजपा को 35 से 40 सीट दे रहा है और आपको 32 से 37 सीट इसमें बताई गई हैं। साथ ही चाणक्य एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बहुमत दिखाया गया है। तो अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अगर ये खबर एग्जैक्ट में बदलती है, ये 10 सर्वे एजेंसियों में से 8 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है। पीमा के एग्जिट पोल में 39 से 49 सीटें दी जा रही हैं और ये 10 में से 8 एग्जिट पोल के सर्वे हैं जिनमें बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। जेवीसी में एग्जिट पोल को बीजेपी को 39 से 45 सीटों का अनुमान है। और मेट्राइज की बात करें तो बीजेपी और आप के बीच इसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 और आपको 32 से 37 सीट दिखाई दे रही हैं। चाणक्य एग्जिट पोल की बात करें तो चाणक्य एग्जिट पोल ने भी भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। चाणक्य एग्जिट पोल में बीजेपी को 39 से 44 सीट और आपको 25 से 28 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तो जो लड़ाई त्रिकोणीय बताई जा रही थी उसमें कांग्रेस को खास जगह मिलती नहीं दिखाई दे रही है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पल्स की पोल के अनुसार बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिलने की बात इसमें कही गई है। पीपल्स पल्स पोल के अनुसार बीजेपी को 51 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और पीपल्स इनसाइट में भी दिल्ली में बीजेपी की लहर है। तो 10 में से 8 सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 44 सीट मिलने की बात कही गई है। तो बड़ा अनुमान है। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 10 में से 8 सर्वे एजेंसियों ने भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। तो 10 में से 8 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि भाजपा पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा उजागर कर रही है। जनता आपकी धोखेबाजी को समझ गई है, इसीलिए भाजपा बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जनता पार्टी पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जनता के बीच में लेकर के जा रही थी। जनता को ये समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली की जनता को ठगा है पिछले 10 साल। अब शायद दिल्ली की जनता की भी अति हो गई थी, जिसके कारण से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। और एग्जिट पोल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली को बधाई देते हुए कहा कि आपदा जा रही है। देखिए उन्होंने क्या कहा। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है। दिखाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने।
मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद मतदान अधिकारियों द्वारा ईवीएम को सील किया जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे तक 57.86% मतदान दर्ज किया गया। वहां उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा 63.83% मतदान हुआ, जबकि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सबसे कम 53.77% मतदान दर्ज किया गया। दिल्ली में करीब 1.56 करोड़ मतदाता हैं। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए थे। एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में फिर से सत्ता में आने की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल सभी 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब इंतजार है 8 फरवरी का। इसी दिन चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने अपने नतीजे जो हैं जाहिर कर दिए हैं। 10 में से 8 सर्वे एजेंसीज बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रही हैं। तमाम जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या कुछ इसका असर और किस तरह से। रुचिका अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी की। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ अभिषेक तिवारी भी जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं आपके। और हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं। रुचिका जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी के लिए उत्साह की खबर है? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस बार वोट दिया है। देखिए, दिल्ली में थोड़ा सा हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज हमेशा ही ओवरऑल परसेंटेज हमेशा कम रहता है, बट इस बार जिस तरह से जनता ने इस लोकतंत्र का उत्सव को मनाने के लिए बाहर निकली है और जो हम लोगों ने राइज इन वोटिंग परसेंटेज देखी है ओवरऑल कंप्लीट दिल्ली में, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खुश करने वाली है। एटलीस्ट फाइनली लोगों को अपने वोटिंग राइट की अहमियत पता चल रही है कि अगर सही जगह पे वोट दिया जाए तो हम सरकार बदल सकते हैं। और यही एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। एग्जिट पोल दिखा रहा है किस तरह से भाजपा को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, उनके नेतृत्व को जनता ने हरी झंडी दे दी है। जनता ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, जब हमने पूरे भारत में लोकसभा में हम बीजेपी की और एनडीए की सरकार लेके आ रहे हैं, तो दिल्ली में भी हमें भाजपा की सरकार चाहिए। हमें विकसित दिल्ली चाहिए, हमें भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए, हमें झूठे वादों वाली दिल्ली में सरकार नहीं चाहिए, हमें काम करने वाली सरकार चाहिए। हमें वो सरकार चाहिए जो डबल इंजन की हो और जिसमें सेंटर के साथ मिलके तालमेल बिठा के दिल्ली के विकास के लिए काम किया जा सके। ना कि ऐसी सरकार जो सिर्फ ब्लेम गेम करती हो, जो सिर्फ रोना रोती हो, जो सिर्फ झूठे वादे करती हो, अपना शीश महल बनाती हो और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो। सारी की सारी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बात फाइनली जनता को समझ में आ गई है। इसलिए अब जो आप दिखा रही हैं स्क्रीन पे एग्जिट पोल्स, वो इस बात का नतीजा है कि जनता ने इस बात को समझा है और बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया है। बिल्कुल। अजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने भी भरपूर प्रयास किया लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कांग्रेस को कहीं जगह मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या वजह इसकी बातें हैं? हमने जनता के मुद्दों पर 70 सीटों पर इंडिपेंडेंट होकर मजबूती से महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, यमुना सफाई के ऊपर, बीजेपी के भ्रष्टाचार के ऊपर, आपके भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ी। लेकिन एग्जिट पोल और 8 तारीख में अंतर में फर्क आएगा, ये तो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन चूंकि सरकार है देश में भाजपा की, प्रदेश में बीजेपी इनकी केजरीवाल जी की, हमारी लड़ाई कहीं कमजोर नहीं है। दिल्ली के वोटरों ने 1 करोड़ 55 लाख वोटरों में से हमें जितना भी वोट दिया, हमें अच्छी वोट मिल रही है और हमें उम्मीद है कि हम चाहेंगे कि हमारे बिना ये सरकार नहीं बनेगी।
उसका कारण ये है कि मैं कुछ दिल्ली के कम से कम 15 विधानसभा क्षेत्रों में मैं घूमा, मैंने देखा, जिसमें से बादली था, पटपड़गंज था, जंगपुरा था, नागलोई जाट था, बवाना था, हस्ताल था, तिलक नगर था, तुगलकाबाद था, सलेमपुर था, और शाहदरा के थे। तो मुझे जो लग रहा है कि वो आपके एग्जिट पोल से परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मुद्दों पर, शीला जी के जो विजन थे उसके ऊपर, और आने वाले कल में राहुल गांधी जी जो विजन दिल्ली के लिए लेके चले उस पर लड़ाई लड़ी है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधियात, ये अलग बात है कि इस वक्त के हानि लाभ जीवन मरण नरेंद्र मोदी जी देवताओं के राजा हैं, उनकी ईवीएम मशीन और उनका चुनाव आयोग तय करता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो आएगा उसे हम सेहत स्वीकारेंगे। चलिए, आपको उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, हालांकि एग्जैक्ट पोल आने अभी बाकी हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से जनता की नाराजगी है। रमा जी, हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हम समझते हैं। हम लोग एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में आते हैं। हमारा तो इतिहास रहा है, हमेशा से मीडिया घराना, मीडिया के लोग और बड़े बड़े सर्वे एजेंसी वाले लोग हमें कम आंकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 2013 में हम लोग पहली बार सरकार बनाए थे, हमें एग्जिट पोल में 8 दिखाया गया, एग्जैक्ट पोल में हमारे 28 है। 2015 में हमें 45 दिखाया गया, हम 67 आए। 2020 में हमें 40 दिखाया गया, हम 62 आए। 2022 में हमें 50 दिखाया गया, 92 आए। तो हम लोग तो हमें मान के चलते हैं कि एग्जिट पोल हमें नहीं दिखाएगा। और कई सर्वे एजेंसी के मालिकों से मेरी बात हुई, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव है हमारे ऊपर में, दिखाना होगा। कोई बात नहीं, एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको धन्यवाद नहीं देंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी हफीन के सपने देख रही है, मुंगेरी लाल के हफीन सपने देख रही है, वो आपने 2 दिन के लिए तो इनको साकार कर दिया। 2 दिन इनको खुशियां मनाने दीजिए, मैं भी शुभकामनाएं दे देता हूँ। चलिए, ये तो समय बताएगा कि सपना किसका सच होता है। खानदान वाले फिर से बोले, मैं इनके बारे में ये समय बताएगा सपना किसका सच होता है। वाले लोग हैं रमा जी, इनको चुप कराइए, ऐसे डिबेट नहीं होता। नहीं तो आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही का तो चांस दिया हुआ है, आप ही ने अपनी बात पूरी की है। अभिषेक जी, शायद आपको परेशानी कुछ ज्यादा हो रही है भाजपा का पीछे बैनर देख के और भाजपा की प्रवक्ता को देखे, क्योंकि मैंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला बीच में। आपको परेशानी हो रही है, शायद भाजपा कान में गूंज रही है, क्योंकि केजरीवाल जी जब कहीं जाते हैं तो वहां पर केजरीवाल गो बैक और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद हम लोगों ने सुनाई देता है, लोग उन्हें वापस भेज देते हैं। मुझे बोलने दीजिए, आपको परेशानी हो रही है, आपके भी कान में भाजपा की प्रवक्ता की आवाज गूंज रही है। मैं बोलूं? जी, बोलिए। देखिए, इस बार का जो चुनाव थे बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव था रमा जी। इस बारी का जो चुनाव था 2 करोड़ दिल्ली की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के बीच का चुनाव था। इस बार का जो चुनाव था 2 करोड़ जनता के बीच और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत भरी मानसिकता थी उसके बीच का चुनाव था। इस बार का चुनाव इस बात के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया कि हमारे जो 25,000 रुपए का बचत प्रतिमाह होता है, लेकिन तभी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे तो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। आपकी बात करेंगे, हम दिखा देते हैं, अभी फिलहाल हम दिखा देते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर क्या कहा, आइए दिखाते हैं। अगर आप बीच में टोका टिप्पणी करेंगे, देखिए आप ही को सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिल रहा है, आप ही को सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है। चलिए पहले हम देख लेते हैं संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा। ये तो ठीक नहीं है। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। तो बड़ी बात कही है संदीप दीक्षित ने भी। हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, किस तरह से इनको देखते हैं, और जिस तरह से जो वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है, तो ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इससे एग्जिट पोल के नतीजों को अगर आप जोड़कर चलते हैं तो कैसे देखते हैं? हुई है वो उत्साहवर्धक है, और तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से जो लोगों को प्रेरित कर रहे थे वोट डालने के लिए, मुझे लगता है सभी को खुशी हो रही है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ मतदान का जो प्रतिशत है सभी राजनीतिक दलों को लग रहा है कि उन्हीं के फेवर में है। लेकिन हाँ, एक कुछ आंकड़ों के आधार पर कभी कभी हम ये अंदाज़ा लगा पाने में सक्षम हो पाते हैं कि अगर जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है तो इसके मायने क्या है, किन किन इलाकों में बढ़ा है।
तो अगर हम इसको पहले के इलाकों के हिसाब से देखें, हालांकि 5 बजे तक के आंकड़े ही करीब 57 से 58% के जो आंकड़े हैं वो 5 बजे तक के हैं। 6 बजे के आंकड़ों में मान सकते हैं कि कम से कम और ज़्यादा जो इजाफा होगा वो पिछली बार से और ज़्यादा आगे हो सकता है। अगर पिछली बार की बात करें तो करीब 62% था और उससे पहले 65% था। अब ये जो पूरे के पूरे आंकड़ों की कवायद है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इलाके हैं, ख़ासतौर से पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। अब इन इलाकों में किसकी ज़्यादा पकड़ थी, ये राजनीतिक दल सब आपस में जानते ही हैं। और उसके बाद जो नई दिल्ली है और जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली है, वहाँ पर मतदान का प्रतिशत वनस्पत कम हुआ है अन्य इलाकों के। तो ये जो अलग अलग इलाकों का जो वर्गीकरण है, उसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि कोई भी एक समीकरण स्थापित नहीं किया जा सकता। हमने कई बार देखा है कि अगर वोटर टर्नआउट कम होता है तो जो एस्टैब्लिशमेंट है, जिसकी सरकार है, उसके आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ऐसा हमेशा हो ये उचित भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं है, इसी वजह से वो पुरानी सरकार को ही रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन अगर बढ़ा हुआ प्रतिशत है तो वो उत्साह को बताता है। अब ये उत्साह क्या जो सरकार है उसको रिपीट करने में है या उसको हटाने में है, ये बड़ा प्रश्न है। और ये जो पूरी की पूरी कवायदें हैं जिसमें कि चुनाव आयोग की भी भूमिका रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकले, ये बड़ा प्रश्न है। धीरज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। धीरज, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, सभी की जो उम्मीदें हैं और दिल की धड़कनें भी हैं बढ़ा दी हैं। अगर बीजेपी है वो खुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के वर्गीकरण को करके आप इसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि अलग अलग इलाकों में जो वोटिंग टर्नआउट किस प्रकार से हुआ है जी। अगर हम एक क्षेत्र को जाने बिना और दूसरे क्षेत्र को जाने बिना इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से चुनावी समीकरण को अगर आप देखेंगे तो उसमें कांग्रेस की जो रणनीति रही थी कि 16 से 17 सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की, और 16-17 सीटों पर कांग्रेस मुस्तैदी से चुनाव लड़ भी रही थी। तो कांग्रेस के त्रिकोणात्मक जो संघर्ष हैं, उस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और देखने वाली बात होगी। अगर 2020 के रिसर्च और आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो 8 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां पे कि कांग्रेस ने 10,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया, और उसमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 20,000 से अधिक वोट हासिल किए। लेकिन इस त्रिकोणीय लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटों का फायदा मिला था। इस बार 18 सीटों का, 17 सीटों का यह समीकरण है। बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिडिल मैन को एक तरीके से छूट देने की बात हुई है और एक तरीके से उनको छूट देने की बात बजट में कही गई है, तो ये जो वर्ग है, मिडिल मैन है, इस मिडिल मैन का झुकाव किस तरफ हुआ है? क्या मिडिल मैन का जो एक वोटर है, क्या वो वोटर आम आदमी पार्टी से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है? इस पर भी आकलन करने की एक जरूरत है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं, जो अल्पसंख्यक बहुल जो 12 सीटें हैं, इस अल्पसंख्यक बहुल जो 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों पर 11 सीटों पर एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में जीत मिली थी। तो क्या अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में त्रिकोणीय जो लड़ाई है, उस लड़ाई का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कई बातें हैं जो देखने वाली होंगी, उन पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं।
म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि जो नंबर्स हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके बिना सरकार जो है नहीं बनेगी। क्या वजह है, किसके साथ जाएंगे आप? देखिए, दिल्ली में आप ये कुछ भी दिखाएं, हम लोग मजबूती से 70 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 5-7 से लेकर 12 सीट हम जीतेंगे। उसका कारण है कि माइनॉरिटीज के लोग और पूर्वांचल लोगों ने कांग्रेस को मजबूती से समर्थन दिया है और दिल्ली में कहा कुछ है, दिखा कुछ है, होगा कुछ। तो अगर ऐसी स्टेज आती है तो हम जिसे चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे या हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, दो ही चीज करेंगे। लेकिन मुद्दों की लड़ाई पे हम बात करेंगे। जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जिस मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उसी से ही हमारा हाईकमान ये निर्णय लेके इसी चीज को करेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी किसी तरह चले जाएंगे। बिल्कुल। रुचिका जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुचिका जी, बीजेपी को ये जो बहुमत दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी से लोगों की नाराजगी है उसकी वजह से, या बीजेपी ने जो काम का वायदा किया है उसकी वजह से? हालांकि आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप बीजेपी पे अभी भी लगा रही है। देखिए, इन आरोप लगाना इनका पुरानी फितरत है। ये पहले दिन से आरोप लगाते आए हैं। झूठ की राजनीति इन्होंने हमेशा से करी है। जो अपने ही गुरु अन्ना जी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, ये फाइनली जनता को समझ में आ गया है। इनके झूठे वादे, बच्चों की कसम खाना, मैं सिक्योरिटी लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी बन के रहूंगा, जिस तरीके की इन्होंने राजनीति शुरुआत में करी, इनकी असलियत लोगों को सबके सामने आ गई है और जनता को फाइनली समझ में आ गया है कि ये इंसान और ये पार्टी सिर्फ झूठ करती है। इन्होंने का शीश महल बनाना, और खास तौर पे कोविड के टाइम पे जिस समय दिल्ली की जनता मर रही थी, एक एक सिलेंडर के लिए तरस रही थी, उस समय इन्होंने करोड़ों रुपया अपने शीश महल पे लगा दिया। वो सामने नजर आया। हर छठ पे ये वादा कर लेते थे, नहीं थी मैं अभी करके दे रहा हूँ, मैं अगले 5 साल में, मुझे वो थोड़ा से वोट और दे दो, मैं अगले 5 साल में यमुना जी साफ कर दूंगा। 11 साल हो गए, यमुना जी साफ नजर नहीं आई किसी को भी। हर बार हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को वहां पर गंदा पानी, जहरीला पानी वहां पर परोसा जा रहा था केजरीवाल जी की तरफ से। झाग वाला पानी परोसा जा रहा था केजरीवाल जी की तरफ से। बार बार झूठ बोलना, और अब जिस तरीके की इन्होंने इस फिलहाल चुनावों से पहले जो झूठ बोलने शुरू करे, बार बार हर बात पे भाजपा को ब्लेम करना है, या फिर अपने आप के लिए कहना है कि मैं तो इतना बेचारा हूं, मुझे भाजपा काम नहीं करने देती। भाई, अगर भाजपा तुम्हें काम नहीं करने देती है, आप तिहाड़ भी होके आ गए, आप जेल होके आ गए, आपके सारे के सारे नेता जो है वो सब जेल से बाहर है, बेल पे। तो जिस तरीके का आप लोग का आचार विचार है उसका नतीजा यही होना था, ये जेल ही होना था। इन्होंने आतिशी को दे दी सीट क्योंकि खुद तो अलाउड ही नहीं है, खुद अलाउड नहीं है, इनको साइन नहीं कर सकते हैं, ये सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, ये फाइल नहीं देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग तो वैसे ही बेकार हो गए हैं। और आतिशी की बार बार बेइज्जती करते रहते हैं। कई जगह इनको ना, तो मैं कालका जी में रहती हूँ, कालका जी के एरिया में हमने केजरीवाल जी को नहीं देखा। इन्होंने अपनी ही मुख्यमंत्री के लिए एक बार भी यहाँ पर नहीं आए, हमने उनको नहीं देखा यहाँ प्रचार करते हुए, क्योंकि वो बेचारे अपनी सीट बचाने में लगे हुए थे। उनको ये था कि मेरी सीट है, मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो मैं क्यों अभी आतिशी जी के लिए यहाँ पर आऊं, इनके लिए क्यों बात करूं। मैं आज रमा जी एक बूथ पे होके आई हूँ, मैं सारे एरिया में पूरी दिल्ली में घूमी हूँ सुबह से। मैंने जिस तरीके का जनता से बात करके जिस तरह का लोगों का रवैया देखा है, केजरीवाल की तरफ जो पक्के केजरीवाल जी को वोट देने वाले लोग थे, सपोर्ट देने वाले लोग थे, आज मुंह भर भर के उनके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और हर कोई ये कह रहा है, कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बात है आप कह रही हैं। धीरज, आपके पास आना चाहेंगे। धीरज, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे इस पूरे परिदृश्य को। कांग्रेस कह रही है कि 5 से 7 सीटें जो है उनके पास आएंगी और कई तरह के उन्हें संकेत भी दिए हैं। किस तरह की तस्वीर आगे निकलती हुई आपको दिखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है, उस कांग्रेस पार्टी ने त्रिकोणात्मक लड़ाई बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी
कहीं कहीं दुविधा में भी पूरे चुनाव के दौरान हमें दिखी थी, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर देखेंगे कि जिस तरीके से सीलमपुर से राहुल गांधी की जो रैली की शुरुआत हुई थी और उसके बाद राहुल गांधी की जो रैली थी वो चाहे नई दिल्ली विधानसभा सीट में हो, चाहे सदर बाजार के सीट में हो, और कई सीटों पर उनकी रैली जो रद्द कर दी गई और लोगों को ये मैसेज दिया गया कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन उसके अगले ही दिन राहुल गांधी की रैली हम लोग मध्य प्रदेश में देखते हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस की जो रैली जो दिल्ली में जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, और बाद में जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से करप्शन के चेहरे के रूप में राहुल गांधी का चेहरा दिखाया गया, उसके बाद से फिर कांग्रेस सक्रिय हो गई और उसके बाद हमने देखा कि 8 रैली राहुल गांधी की और 7 रैली दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने की। तो कांग्रेस कभी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही थी और कभी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को सहारा देने के लिए उनको वॉकआउट देने की स्थिति में थी। तो अब कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, इस स्थिति को वाकई आकलन के रूप में समझना होगा। बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं और कहीं जो है टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिखा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को उतनी सीटें एग्जिट पोल में नहीं दिखाई दी हैं, कहीं दिखाई नहीं दी रही हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम हैं क्योंकि एग्जिट पोल आने में समय अभी बाकी है, इंतजार रहेगा, बेहद रोचक होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया रुचिका जी आपका, बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी आपका, अभिषेक जी आपका, और ऋषि और धीरज बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।